नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आर्टिकल 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत 14, 15, 16, 17, 18 पे डिस्कशन कर लिया है। अब से जो आर्टिकल 19 से 22 तक के जो आर्टिकल्स हैं, ये राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। फ्रीडम से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो सेट ऑफ आर्टिकल हमारा 19 से लेके 22 तक है। इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 19 डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है ये केवल सिटीजन्स को दिया जाता है, नॉन सिटीजन्स को नहीं दिया जाता है। यही एक ऐसा आर्टिकल है जिससे कि हमको राइट टू आरटीआई की पावर मिलती है। जो हम लोग आरटीआई डालते हैं कहीं भी, राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट होता है हमारे पास, वो उसकी पावर भी हमको आर्टिकल 19 से मिलती है। जो हम लोग स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पावर की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो भी कहाँ दिया हुआ है? 19 में दिया हुआ है। तो 19 हमारी बेसिक लाइफ में, डे टू डे की वर्किंग में कई जगह पे बहुत तरीके से फर्क डालता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्री के पर्पज से इसके केस लॉज, इसका जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कई सारे केसेस में कई सारे जजेस के जो स्टेटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, एज इट इज सेम टू सेम आपके प्री में या मेंस में फ्रेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक जनरल ओवरव्यू, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 19 से लेके 22 तक ये सारे क्या गारंटी करते हैं? फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का। जो आर्टिकल 19(1) है वो अवेलेबल किसको है? सिटीजन्स को है। फर्दर हम लोग बात करें, जो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत क्या कितने दिए गए हैं फ्रीडम? 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबल होने का कहीं भी, एसोसिएशन बनाने का, यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का फ्रीडम है, मूवमेंट का फ्रीडम है, रेसिडेंस का, कहीं पे सेटलमेंट का, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस का। इसमें हम लोग देखें, जो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए है वो बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। सबसे पहले हमको जो राइट दिया गया है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। जब हम कुछ, हमारे पास कुछ बोलने का अधिकार होगा, कुछ एक्सप्रेस करने का अधिकार आएगा, तो हम लोग चाहेंगे हमारे पास एक भीड़ हो, एक असेंबली हो। तो इसीलिए जब आपके पास बोलने का अधिकार आया, तब आपको पीसफुल एक जगह पे इकट्ठा होने का अधिकार आया, एक ग्रुप बनाने का अधिकार आया, जब आप एक संगठन बने। तो इसीलिए संगठन बनने के लिए हम लोगों ने बात करी एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अधिकार 19(1) में दिया गया। अब जब आप एक एसोसिएशन बन जाओगे, यूनियन बन जाओगे, कोऑपरेटिव बन जाओगे, तब आपके पास, आप वहीं पे तो रहोगे नहीं, कहीं तो मूवमेंट करोगे ना। वो आंदोलन या वो एसोसिएशन कहीं तो जाएगी, तो वो जो लोग हैं वो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। कहाँ? थ्रू आउट द इंडिया। तो थ्रू आउट द इंडिया मूवमेंट करने के लिए आर्टिकल 19(1) दिया गया। अब जब आप कहीं भी जा रहे हो, जहाँ भी पहुंचोगे, बंजारे तो रहेगा नहीं आदमी, कहीं तो जाके सेटल होगा। तो कहीं भी जाके सेटल होने का भी जो फंडामेंटल राइट है वो हमको मिला 19(1) से। उसके बाद अब आप कहीं जाके रहोगे तो खाओगे पियोगे बिजनेस करोगे, तो ये जो ट्रेड करोगे बिजनेस करोगे, ये राइट आपको दिया गया 19(1) के अंतर्गत। यहाँ पे जो 19(1) है, ये पहले हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो कि रिपील कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 से। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सारे फ्रीडम्स के बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1) ये क्या किस चीज़ का फ्रीडम देता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। स्पीच और एक्सप्रेशन किस किस तरीके से हो सकती है? कोई भी अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है, आइडियाज़ को, बिलीव्स को, किसी भी मीडियम से, बोल के, ड्रॉ करके, कैरिकेचर बना के, कोई जेस्चर दे के, कोई प्रिंटिंग से, किसी भी पॉसिबल मीन्स से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपना ओपिनियन बता सकते हो। वो आपको पूरी तरीके से वैलिड होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट केस जो था वो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था। ये 1950 का केस था। रोमेश थापड़ साहब जो थे, इनका प्रेस चलता था। ये जो प्रेस था इनका, जो जो जर्नलिस्ट थे, ये लेफ्ट विंग के जर्नलिस्ट थे। जो इनका जर्नल था उसका नाम था क्रॉस रोड।
बॉम्बे में पब्लिश होता था, तो स्टेट ऑफ मद्रास ने इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया था कि इसका जो सर्कुलेशन है, और मद्रास के अंदर इसका बैन, एंट्री और सर्कुलेशन के ऊपर स्टेट ऑफ मद्रास ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था। अब ये दिक्कत आई कि उन्होंने ये बोला कि ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के रेफरेंस में ये बैन लगाया गया है। तो इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रमेश थापड़ गए, उन्होंने कहा कि ये मेरे आर्टिकल 19(1)(a) का वॉल्यूशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। अब इशू यहाँ पे उठा कि ये सही में जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन सर्कुलेशन वायलेट करता है आर्टिकल 19(1)(a), या फिर ये रिस्ट्रिक्शंस जो 19(1)(a) के ऊपर लगाई गई हैं उसके अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिसाइड करते हुए कहा कि ये जो बैन है उसको स्ट्रक डाउन किया, और साफ साफ कहा कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द राइट टू सर्कुलेट वंस व्यू, मतलब अपने विचारों को वो सर्कुलेट कर सकता है, उसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ये अधिकार मिले हुए हैं। एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर वाज नॉट पार्ट ऑफ 19 आर्टिकल 2, 19 सब क्लॉज 2 का उस टाइम पे, जो कि अभी हम लोग देखते हैं कि पब्लिक ऑर्डर एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन 1950 के अंतर्गत 19(2) में ये क्लॉज था नहीं, इसलिए उसमें कहा गया कि ये जो है ये एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर है भी नहीं और ये वॉयलेट भी नहीं करता है, रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता नहीं है। फिर उसके बाद जो पहला अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर पब्लिक ऑर्डर को इसमें ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा केस हो जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा दूसरा केस आया रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर, जो हमारे जज साहब थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार प्री में पूछ लिया जाता है कि कौन से इसमें जस्टिस थे, तो वो जस्टिस पतंजलि शास्त्री जी ने ये केस देखा था, उनके अंडर ये रोमेश थापड़ का केस था। इसके बाद जो हमारा अगला केस आता है वो आता है किसका, एस रंगराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बताया गया था कि डेमोक्रेसी में फ्री डिबेट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए फ्री डिबेट जरूरी है, और फ्री डिबेट होने के लिए मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके पास फंडामेंटल राइट के रूप में, उसको रोका नहीं जा सकता है। फर्दर स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए राइट्स हैं उस पर हम लोग एक नज़र मारते हैं। राइट टू नो, कुछ भी जानने का अधिकार, मतलब आरटीआई, ये किस केस से मिला था, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2004 का ये केस था। प्रेस का फ्रीडम होगा, ये हम लोगों ने भी देख लिया, रोमेश थापड़ में भी क्लियरली कहा गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। उसके अलावा कॉमर्शियल स्पीचेस जो होंगी ये भी फंडामेंटल राइट है, ये बोला था टाटा प्रेस वर्सेस एमटीएनएल के केस में। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अगर कोई चाहे इंसान तो कर सकता है, ये बोला गया था कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंतर्गत। ये केस भी काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग केस था। इसमें क्या हुआ था कि बिहार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कम्प्लीटली ब्लैंकेट बैन कर दिया हर तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन जो है, या फिर स्ट्राइक, अब चाहे वो पीसफुली हो चाहे किसी भी तरीके से हो, फुली उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया। अब कामेश्वर प्रसाद जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने अपने बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके आर्टिकल 19(1)(a एंड 1)(b को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, और कहा कि ये जो ब्लैंकेट बैन है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक तरीके से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसमें इन्होंने 19(1)(a और 19(1)(b की बात करी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबल पीसफुली। सुप्रीम कोर्ट में इसमें इशू जो जनरेट हुआ, क्या ये पूरी तरीके से जो बैन ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, इवन जो पीसफुली हो रहे हैं, क्या ये वायलेट कर रहा है सही में आर्टिकल 19(1)(a को, और क्या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो ये डिमांड जो है ये रख सकते हैं, उनके पास ये एज अ फंडामेंटल राइट है भी डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक का कि नहीं। अगर पीसफुल रेफरेंस में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को स्ट्रक डाउन किया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर सिटीजन्स फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट तो हैं, बट पहले वो सिटीजन्स हैं, उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता है केवल इस बेसिस के अंतर्गत कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। द राइट टू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली अंडर आर्टिकल 19(1)(a एंड b। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन जो होगा वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इस केस के अंदर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को बताया गया कि ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा होती है। एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर आइडेंटिटी, ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2014 के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट केस है।
इसके बाद जो और हम लोग अगर देखें 19(1)(a) के ऊपर हमने देखा कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। तो रिस्ट्रिक्शन तो पहले तो रीजनेबल होने चाहिए, बाय लॉ होने चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ। अब ये सारे जो पार्ट हैं ये रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएंगे। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के रेफरेंस में, इंटरेस्ट में अगर कुछ है तो बैन किया जा सकता है। स्टेट की सिक्योरिटी ताक पे है तब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अगर किसी के साथ हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, उनमें कुछ इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी की स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से, तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, कौन से आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था। डिसेंसी और मोरालिटी के बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफमेशन, या फिर किसी के स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इंसाइटमेंट हो जाएगा कोई ऑफेंस, तो ये सब जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि अप्लाई होते हैं 19(1)(a) के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं 19(1)(b) की, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली की। कहीं पे भी असेंबल होने का जो फ्रीडम है वो उसमें किस किस तरीके से हमको फ्रीडम मिलता है। आप अगर पीसफुली और अनआर्म तरीके से असेंबल होना चाहते हो कहीं भी तो हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक अनलॉफुल असेंबली बना ली और सब लोग हथियार लेके खड़े हुए हैं और फिर आपको रोका जाए तो आप कहो कि नहीं, आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं है, आप पीसफुली और अनआर्म्ड असेंबली के साथ खड़े हो सकते हो। ये रैलीज हो गई, प्रोटेस्ट हो गई, ये सब जो हैं इन सब में आप जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस है, किशन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें बताया गया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर सीआरपीसी वो वैलिड है। अगर अनलॉफुल असेंबली के रेफरेंस में जैसे मैंने बात किया, तो अगर सीआरपीसी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वो रीजनेबल हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होंगे, अनलॉफुल नहीं होंगे। उसके अलावा 19(3) के अंतर्गत जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं वो 19(1)(b) के रेफरेंस में दिए गए हैं। इसमें किस रेफरेंस में, इंटरेस्ट में आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगर इन्फ्रेंच कर रहे हो तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर में कुछ छेड़छाड़ हो रही है तो रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। सेक्शन 144 सीआरपीसी इज यूज टू प्रिवेंट राइट्स, ये कौन सा है, ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे एक वैलिड चीज हो रही है, लगने वाला है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कि अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि राइट्स हो सकते हैं तो आपको पीसफुल असेंबली भी अगर दिख रही है कहीं तो आप उसको रोक सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर असेंबल होने का राइट, फिर एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का राइट हमको मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम लोगों ने ऐड किया था कब, 97th अमेंडमेंट से। प्री में मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। 97th अमेंडमेंट से क्या किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत। सिटीजन कैन फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियन एंड सोसाइटीज। कोई भी सिटीजन जो है वो चाहे तो यूनियन बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। आपके पास पूरा हक है, आप जाइए कल को पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, जाइए चुनाव लड़िए, कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस एनआई ट्रिब्यूनल। इसमें कहा गया था कि स्ट्राइक का जो है वो राइट नहीं दिया जाता। इस केस के अगर हम लोग फैक्ट्स देखें तो हुआ ये था कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंतर्गत ये देखा गया था कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने चैलेंज किया था वैलिडिटी बैंक रिलेटेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो डिसीजंस थे ट्रिब्यूनल के, उसको लेके उनका ये कहना था कि जो लिमिटेशन इम्पोज करी जा रही हैं उनके राइट पे, जैसे एसोसिएशन फॉर्म करके वो अपने राइट की कुछ मांग करना चाहते हैं, कुछ बार्गेन करना चाहते हैं, इन सब के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया था। इस एसोसिएशन का ये कहना था कि केवल क्या आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत, मतलब आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत हमको केवल एसोसिएशन फॉर्म करने का ही राइट है, ये राइट नहीं है कि हमें एसोसिएशन की सारी जो ड्यूटीज होती हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, स्ट्राइक करना, ये सब भी हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा होगा। ये की क्वेश्चन जो था वो इस केस में उठा था, जिसको कि, और इसके अलावा ये भी पूछा गया था, आर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन ट्रेड यूनियंस वायलेटिंग देयर फंडामेंटल और राइट्स और नॉट। जो एनआई ट्रिब्यूनल ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, इन्होंने बोला था कि ये सब जो है ये हमारे वायलेशन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ बोला कि आर्टिकल 19(1)(c) गारंटीज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस बट नॉट एन अनफेटर्ड राइट टू कैरी आउट एवरी एक्टिविटी और पर्पस ऑफ सच यूनियन। आपको राइट है एसोसिएशन बनाने का, बट
आपके पास अनफिल्टर्ड राइट नहीं है कि आप पूरी तरीके से कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करो उस पर्पस के लिए। द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन does not imply a right to achieve every objective of the association without regulation। मतलब बिना रेगुलेशन के आपको कोई भी काम करने की पावर नहीं मिल जाती है, उस पर रेगुलेशन होगा। आप स्ट्राइक करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, बिना रेगुलेशन के नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, इस पे साफ साफ बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं आर्टिकल 19(1)(c) के ऊपर, उसके अंतर्गत रह के ही आपको सारा काम करना होगा। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस एनआई ट्रिब्यूनल में क्या हुआ, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली नो राइट टू स्ट्राइक। ओके घोष वर्सेस एक्स जोसेफ के केस में क्या हुआ था, राइट नॉट टू एसोसिएट ऑल्सो इंक्लूड। फर्दर नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हुआ था कि आर्मी पर्सनल्स जो थे उनको एसोसिएशन बनाने के राइट के रेफरेंस में बात करी गई थी, क्या उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होते हैं कि नहीं अप्लाई होते हैं, वो एसोसिएशन बना के किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्मी पर्सनल्स के ऊपर भी जो आर्टिकल 19(1)(c) के ऊपर लगने वाले रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अप्लाई होंगे। तो आर्टिकल 19(1)(c) के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं वो कहाँ दिए हुए हैं, वो 19(4) में दिए हुए हैं। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं किस पे, 19(1)(c) के ऊपर। कौन कौन से हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के बेसिस के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट या सर्वेंट्स, इन सब के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो वैलिड होते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस जो कि हमारा है आर्टिकल 19(1)(d) एंड ई, आपको फ्रीली कहीं भी स्टेट में मूव करने का और रिसाइड करने का हक होता है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या के केस में कहा गया था रेस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज वैलिड है, कि आप हर जगह मूवमेंट कर रहे हो, उससे कोई डिजीज है जो फैल रही है तो उसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो लगाए जा सकते हैं, वो वैलिड होंगे। इसके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं 19(1)(d) एंड ई में, वो डिस्कस किए गए हैं 19(5) के अंतर्गत। किस रेफरेंस में होंगे, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके रेफरेंस में होगा तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सर्टेन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिस्ट्रिक्ट आउटसाइडर टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना मना है, क्यों, क्योंकि जो उनका ट्राइबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इस टाइप के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज किए जा सकते हैं, वैलिड होगा। उसके अलावा हम देखें अगर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस जो कि आर्टिकल 19(1)(g है, ये कहता है कि अगर आप कोई भी लॉफुल बिजनेस है, प्रोफेशन है, ट्रेड है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके पास इसका मौलिक अधिकार है, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई अनलॉफुल बिजनेस करने चल दिया और फिर आपने कल को जाके आपको रोका गया तो आपने बोला कि नहीं ये तो मेरा फंडामेंटल राइट था 19(1)(g) के अंतर्गत, आपने मुझे बिजनेस करने से कैसे रोका। ये अब्सोल्यूट नहीं है। लॉफुल प्रोफेशन भी अगर आप कर रहे हो तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत रह के ही करोगे, लेकिन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 19(6) में, 19 के सब क्लॉज 6 के अंतर्गत। उसके अलावा हमारे पास इससे रिलेटेड जो कुछ केस हैं वो देखिए, सोडान सिंह वर्सेस एनडीएमसी, हॉकर्स कैन ट्रेड ऑन फुटपाथ, फुटपाथ पे ट्रेड करने का राइट कहाँ से मिला, सोडान सिंह के केस में मिला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसी के साथ साथ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें बताया गया कि एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एमआरएफ वर्सेस इंस्पेक्टर केरला, क्लोजर ऑफ नेशनल हॉलीडेज इज वैलिड, नेशनल हॉलीडेज पे जो ऑफिस क्लोज होते हैं, बिजनेस क्लोज होते हैं, वो वैलिड हैं, वो रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 19(6) के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर हम लोग देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेट करने के लिए प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस अगर किसी जॉब के लिए चाहिए वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी की डिग्री चाहिए तो चाहिए, कोई बीटेक वाला एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं कर सकता बिना एलएलबी पढ़े हुए, बिना लॉ जाने समझे हुए। स्टेट मोनोपोली इन ट्रेड बिजनेस, स्टेट की अगर किसी रेफरेंस में ट्रेड है, मोनोपोली है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, मेरिट के बेसिस पे होगा या कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो वैलिड होंगे 19(6) के अंतर्गत। अब एक हम लोग समरी देख लेते हैं जिसमें हम लोगों ने पूरा अभी राइट्स देखे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो 19(2) में है, ये एक मेमोनिक है, आप इसको अगर याद करें तो आपको आसानी होगी।
19(1)(b) में असेंबली के ऊपर दिया हुआ है, जिसके रिस्ट्रिक्शन 19(3) में है, जो कि बात कर रहा है सॉवरेनिटी पब्लिक ऑर्डर के ऊपर। 19(4) एसोसिएशन बनाने की बात कर रहा है, कहाँ पे, सी के अंतर्गत। और रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, 19(4) में दिया हुआ है। बेसिस क्या है, सॉवरेनिटी हो, ऑर्डर हो या मोरालिटी हो, पब्लिक ऑर्डर हो, मोरालिटी हो, इन सब के बेसिस पे। उसी तरीके से डी एंड ई के रिस्ट्रिक्शंस कहाँ हैं, 19(5) में। जनरल पब्लिक हो, एसटी का प्रोटेक्शन हो, इन सब बेसिस पे। आर्टिकल 19(1)(g) के रेफरेंस में क्या बात करी गई है, रिस्ट्रिक्शन का है 19(6) में। पब्लिक इंटरेस्ट हो, क्वालिफिकेशन हो, इन सब के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी तरीके से आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कोई कॉन्सेप्ट अगर आप कहीं मिस कर रहे हो तो एक बार फिर से लेक्चर रिवाइंड कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट की बात मैंने क्लियरली समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए मैसेज, और चाहे तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब फर्दर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगला लेक्चर जल्दी लाएंगे आप लोगों के बीच में, जो कि होगा आर्टिकल 21 के ऊपर। थैंक यू।